नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। क्या ईरान जंग में एटम बम का इस्तेमाल करने वाला था? आखिर ट्रंप ने क्यों मांगा है न्यूक्लियर कोड, बताएंगे आपको। आज आक्रमण में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के तनाव की। जंग में एटम बम हमले की आशंका और बढ़ती जा रही है। ये है वो 3 तस्वीरें जो आज आक्रमण को और खास बनाती हैं। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी ने बड़ा दावा किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने अहम बैठक के दौरान न्यूक्लियर कोड मांगा था। तो क्या इस जंग में ट्रंप एटम बम से ईरान पर अटैक करने की तैयारी में है? सीआईए के एक पूर्व ऑफिसर ने इस दावे के साथ में बड़ी हलचल मचा दी। जो दूसरी खबर आपको बता दें, खरबों डॉलर गंवाने के बाद में ट्रंप की समझदारी को लेकर सामने आई है। दरअसल सीज़फायर के एक तरफा ऐलान के पीछे अब ट्रंप की चाल समझ में आने लगी। घातक बमबारी के बाद भी ट्रंप ईरान पर जो दबाव नहीं बना पा रहे थे, वो दबाव हॉर्मुज़ में नाकेबंदी से दिख रहा है। यानी बमबारी से ज्यादा गहरा घाव दे रहे हैं ट्रंप की नाकेबंदी। और ये दाव आखिर क्या है, बताएंगे आगे आपको। तीसरी तस्वीर समंदर में ईरान के लेकिन छोटे हथियारों की। दरअसल ईरान ने मस्कीटो फ्लीट तैयार की। ये छोटी तेज रफ्तार वाली हमलावर नावों का एक समूह, जिसे मुख्य रूप से ईरान हॉर्मुज़ में अमेरिकी नौसेना जैसे बड़े जहाजों को चुनौती देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये नौएं कैसे मिसाइल और ड्रोन से ज्यादा घातक नजर आती है, बताएंगे आपको। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के आक्रमण की। सबसे पहली बात, बड़ी खबर के साथ में ट्रंप ने अपनी नेवी को बड़ा आदेश दिया है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर, आइए आपको बताते हैं। तो यूएस की नौसेना को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आदेश है। जी हां, बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का आदेश। हॉर्मुज़ में जहाजों को तबाह करने का यह आदेश है। बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों पर बड़ा एक्शन होगा। छोटे बड़े शिप को भी तबाह करने के आदेश दिए जा चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब समंदर में अपनी ताकत को किस तरह से दिखा रहे हैं, समझिए। यूएस नौसेना को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आदेश है, हॉर्मुज़ में जो जहाज नजर आ रहे हैं उन्हें तबाह कर दिया जाए। बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों पर बड़ा एक्शन होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जो छोटे बड़े शिप हैं उन्हें भी तबाह करने का आदेश ट्रंप की तरफ से सीधा दिया जा चुका है। और ये माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये सीज़फायर असल में बड़ा घातक है, क्योंकि अब घेराबंदी सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जा रही है। और जिस रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना को और भी ज्यादा एक्टिव मोड में लाने की बात कही है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सीज़फायर बस यूं ही नहीं, बल्कि बड़े खतरे, बड़े तूफान की एक तरह से चेतावनी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बड़ा बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ट्रंप कर रहे हैं बड़ा दावा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर हमारा पूरा नियंत्रण है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान को नहीं पता कि आखिर उनका लीडर कौन है। अंदरूनी लड़ाई की वजह से ईरान हार रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हमारी मंजूरी के बगैर कोई भी जहाज आ जा नहीं सकता। ईरान की डील करने तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है। समझिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर यही बयान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उनका बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है। ईरान ये जानता ही नहीं कि आखिर उनकी लीडरशिप किसकी है, उनका लीडर कौन है, आखिर किसकी बात उन्हें सुननी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर अंदरूनी लड़ाई का आरोप लगाया। अंदरूनी लड़ाई की वजह से ईरान हार गया। हमारी मंजूरी के बगैर कोई जहाज आ जा नहीं सकता, ये बड़ा दावा ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ईरान की डील करने तक ये तमाम नाकेबंदियां जारी रहेंगी जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक तरह से उनकी तरफ से लगाई गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर से चली है दोहरी चाल। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर चली दोहरी चाल। पाकिस्तान की एक बार फिर से असलियत सामने आ गई है। दरअसल ईरान यूएस डील में पाकिस्तान का नया प्रस्ताव है, हॉर्मुज़ खोलो, ब्लॉकेड हटाओ प्रस्ताव। पाकिस्तान ने ईरान को दरअसल ये नया प्रस्ताव दिया।
ईरान अमेरिका बातचीत में ये नया मोड़ माना जा रहा है। इस प्रस्ताव में दरअसल हॉर्मुज को लेकर बात कही गई है। हॉर्मुज खोलो और ब्लॉकेड हटाओ, यानी कि ये खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से पहल की जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ नाकेबंदी की जा रही है, दूसरी तरफ लगातार तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। हॉर्मुज पर सीधे सीधे ईरान ने कहा है कि जो भी जहाज यहां से निकलेगा बगैर परमिशन नहीं, और जो निकलेगा उसे टोल तो देना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की ये मनमर्जी हम चलने नहीं देंगे। अब जिस रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पर ब्लॉकेट लगाया गया है, और यही वजह है कि अब उसे हटाने को लेकर बातें कही जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। ईरान ने अपने हालात के आधार पर अपनी रणनीति तैयार की और पूरी जंग में अपनी विशेष रणनीतियों पर ही एक तरह से वो चलता रहा है। और यही वजह रही कि भले ही ईरान को शुरुआत में कुछ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो भारी पड़ता दिख रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन पावर है। उसकी मिसाइलें भले ही कम रेंज की हैं, लेकिन वो बेहद शक्तिशाली और उन्नत है। इसके अलावा उसके ड्रोन बेहद शक्तिशाली होने के साथ सस्ते भी हैं। ईरान इस युद्ध में दुनिया को सस्ते हथियारों की अहमियत दिखा दी। उसके सस्ते और लंबी दूरी के ड्रोन ने अमेरिका के हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम की करोड़ों की मिसाइलें बर्बाद कर दी, जिससे न केवल अमेरिकी हथियारों की साख कमजोर हुई, बल्कि उस पर आर्थिक बोझ भी पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान के 150 से ज्यादा जहाज समंदर की गहराई में जा चुके हैं। अमेरिका लगातार ईरान की नौसेना के खत्म होने का दावा करते रहे। इसके बावजूद ईरान का हॉर्मुज पर नियंत्रण बना हुआ है। IRGC ने समंदर में 2 जहाजों पर कब्जा करने का दावा किया। IRGC ने इस ऑपरेशन की तस्वीरें भी जारी की। इनमें एक बड़े जहाज के करीब ईरान की छोटी स्पीड बोट से जवान पहुंचते दिखे। इनके जरिए ईरान के जवान जहाजों तक पहुंचते हैं और जहाजों पर कब्जा कर लेते हैं। ये वाकया ये बताने के लिए काफी है कि ईरान की छोटी स्पीड बोट्स हॉर्मुज के करीब कितनी तेजी से ऑपरेशन कर सकती है। ईरान के मॉस्किटो फ्लीट में करीब 1500 छोटी स्पीड बोट्स हैं, जो समंदर की उथली लहरों पर उछलते हुए किसी भी जहाज तक पहुंच सकती है या उन पर हमला कर सकती है। खबरों के अनुसार मॉस्किटो फ्लीट की स्पीड बोट्स पर मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। इन पर नस्र, कोसार, कादिर और जाफार जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा इन बोट्स पर करीब 1000 किलोमीटर रेंज वाली अबू मेहदी मिसाइल भी तैनात है। साफ है कि ईरान की ताकत कम भले ही हुई हो, लेकिन अभी भी बरकरार है, और यह ताकत हॉर्मुज में दहशत फैलाने के लिए काफी है। क्योंकि ईरान को दहशत फैलाने के लिए केवल एक बार जहाज पर सफल हमला करना होगा, जबकि अमेरिका को अपने दोस्तों को सुरक्षित होने का एहसास कराने के लिए हर जहाज को हर बार और हर हथियार से बचाना होगा। साफ है कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिका का टास्क बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं ईरान के छोटे और बेहद खतरनाक हथियार मॉस्किटो फ्लीट के बारे में, जो चर्चा का विषय है, और कैसे ईरान ने तैयार की है अपनी ये नई सेना जिसे मॉस्किटो फ्लीट कहा जा रहा है। और ये छोटी छोटी मच्छरों रूपी जैसे उसकी ये सेना कैसे नाक में दम कर सकती है दुश्मनों के। दरअसल बताया जाता है ये छोटी और तेज नाव का झुंड है, जिसे मॉस्किटो फ्लीट एक तरह से नाम दिया गया है। ये एक साथ झुंड में हमला करने में माहिर मानी जाती है। जहाजों के रडार और डिफेंस सिस्टम पर सीधा इनका निशाना होता है। वहीं 50 से करीब 100 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार इनकी है। ये मॉस्किटो फ्लीट, जिसमें नस्र, कोसार, कादिर, जफार जैसी तमाम मिसाइलें तैनात हैं। अबू मेहदी मिसाइल की तैनाती भी इस दौरान इसमें की गई है। कम गहराई वाले समंदर में बेहद प्रभावी जंगी जहाजों के मुकाबले नावों की कीमत काफी कम मानी जाती है, इसीलिए ये काफी कारगर ईरान के लिए मानी जा रही है। और ये मॉस्किटो फ्लीट इसीलिए दुश्मनों को चुनौती देने के लिए काफी है। अब चलिए बढ़ेंगे आगे अगली बड़ी खबर की तरफ। हॉर्मुज को लेकर ईरान का बहुत बड़ा कदम है इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग बड़ी खबर।
हॉर्मुज को लेकर ईरान ने एक कदम और आगे बढ़ाया है और समझिए हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों से अब टोल वसूली शुरू भी की जा चुकी है। ईरान के केंद्रीय बैंक में दरअसल जो राशि है उसे जमा किया गया है और ये राशि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तमाम जहाजों के माध्यम से ली गई है। देखिए अभी तक तो टोल वसूली की तमाम बातें होती थी, लेकिन उसे यथार्थ कैसे सत्य साबित किया है ईरान ने, समझिए। अब जानकारी सामने आ रही है कि ईरान का जो केंद्रीय बैंक है उसमें बाकायदा भारी भरकम राशि जमा होना शुरू हुई। और ये राशि कहां से आई? ये राशि आई उन जहाजों से जो दूसरे देशों के हैं, लेकिन वो इस पूरे पैसेज का इस्तेमाल करते हैं। ये कहा जाए कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने के लिए मोटी फीस देनी पड़ेगी, टोल देना पड़ेगा, और वही देश यहाँ से गुजर सकते हैं जो ईरान की इस शर्त को मानते हो और टोल देने के लिए तैयार हो। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इस बात को नहीं मानना चाहता। तो जो जहाज यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर टोल नहीं दिया तो ईरान बख्शेगा नहीं, और अगर टोल देकर आगे बढ़े तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। बहरहाल जहाजों से टोल वसूलने का कार्य शुरू हो चुका है और इसकी राशि केंद्रीय बैंक में भी जमा की जाने लगी है। जिस तरह से लगातार ये टोल वसूली का जो पूरा मसला है ईरान को ताकत देता है, ईरान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। लेकिन अमेरिका को यही बढ़ती मजबूती, यही ईरान की मजबूत होती अर्थव्यवस्था आंखों में चुभने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस टोल को लेकर निशाना साधते रहे हैं। ईरान कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं हॉर्मुज से जहाज गुजरने को लेकर, जो जहाज गुजरना चाहता है आराम से गुजरे, उसे रोका नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए टोल देना होगा। लेकिन अमेरिका कह रहा है ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। पहले तो एक शर्त ये भी नजर आई थी कि जो टोल वसूला जाएगा वो एक तरह से बंदरबाट हो ईरान और अमेरिका के बीच में। लेकिन ईरान ने कहा कि जमीन हमारी, धरती हमारी, क्षेत्र हमारा, तो टोल भी हमारा ही होगा, और यही बात अमेरिका को और भी ज्यादा खल गई। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा, टोल वसूलने का ऐलान किया तो दुनिया को ईरान का हॉर्मुज पर नियंत्रण स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। अब ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया, हॉर्मुज से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान हॉर्मुज एक बेहद अहम मुद्दा बन गया है, क्योंकि ईरान यहाँ पर शिकंजा कसकर पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रहा है। और अगर ये मुद्दा सुलझाए बिना अमेरिका जंग खत्म करने का ऐलान करता है तो ये उसकी साख पर बड़ा सवाल होगा। और दूसरी ओर अमेरिका हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर रहा है। ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को अमेरिकी सेना रोक रही है। इस जंग ने जहां ईरान में भारी तबाही फैलाई, तो वहीं हॉर्मुज से टोल टैक्स वसूलने के नाम पर ईरान को आय का एक स्थायी साधन मिल गया। और ईरान ने अब देश के कानून के मुताबिक आधिकारिक रूप से टोल टैक्स वसूलना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान की संसद के प्रस्ताव के मुताबिक जहाजों से टैक्स वसूलना शुरू भी कर दिया गया है और ये राशि ईरान के केंद्रीय बैंक में जमा भी कर दी गई। हालांकि ये राशि कितनी है इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया। ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए संसद में 12 पॉइंट से एक ड्राफ्ट पेश किया था। इसके मुताबिक इजराइल और उसके करीबी देशों के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जहाजों से जुर्माने के तौर पर 20% माल वसूला जाना है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए 12 पॉइंट का एक विधेयक तैयार किया। इस कानून के जरिए ईरान की सेना अब आधिकारिक रूप से जहाजों से टोल वसूल रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक प्रस्ताव में हॉर्मुज के ईरान का अहम हिस्सा बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन देशों ने जंग में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया उसके जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इजराइल के दोस्त देशों को अपने जहाज ले जाने के लिए ईरान की सर्वोच्च परिषद से इजाजत लेनी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर जहाज ने हॉर्मुज से गुजरने के दौरान किसी भी नियमों का उल्लंघन किया तो वो उसे तुरंत जब्त कर ले। इसके बाद जहाज को ईरान के बंदरगाह पर ले जाया जाएगा, जहां से उसके 20% सामान को जुर्माने के तौर पर उतार लिया जाएगा और जहाज को जाने दिया जाएगा। फिलहाल टोल टैक्स की वसूली शुरू होने के साथ ही ईरान का अमेरिका के साथ तनाव बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका टोल टैक्स का विरोध कर रहा है और ईरान को टोल टैक्स देने वाले जहाजों को रोकने का भी ऐलान कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर लगातार ईरान बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ईरानी संसद का हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर नई तैयारी है। क्या है वो तैयारियां, आइए आपको बताते हैं। हॉर्मुज पर ईरान का आखिर क्या है ये नया प्लान? दरअसल दावा किया जा रहा है कि जिस रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट इस पूरे युद्ध में एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जा रहा है, विवाद का भी और एक मुख्य क्षेत्र भी, ईरानी संसद का हॉर्मुज को लेकर एक बिल तैयार किया गया और इस बिल के अनुसार वो हॉर्मुज को किस रूप में कंट्रोल करेंगे ये दर्शाया गया। यूएस का साथ देने वाले देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सर्वोच्च परिषद से इजाजत लेकर ही यहां से जहाज गुजर सकेंगे इन नियमों के अनुसार, और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा ईरान उससे हर्जाना वसूल लेगा। इस जहाज से बताया जा रहा है कि जहाज से उतार लिया जाएगा करीब 20% सामान व हर्जाने के तौर पर। जहाजों से ईरानी रियाल में अब टोल लिया जाएगा, ये भी स्पष्ट कहा गया है। जहाज को देखकर अब टोल टैक्स की राशि तय की जाएगी। ओमान के पास से गुजरने वाले तमाम जहाजों से टोल नहीं लिया जाएगा, ये भी स्पष्ट कहा गया है। ओमान की खाड़ी से बड़े जहाजों का गुजरना दरअसल मुश्किल है और इस बात को बखूबी समझता है ईरान। यही वजह है कि ओमान को भले ही रियायत दी गई हो, लेकिन ओमान की ये रियायत बहुत ज्यादा कारगर साबित होती नजर नहीं आती। हॉर्मुज दुनिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक अहम रास्ता है। जंग के पहले ये रास्ता खुला हुआ था, लेकिन अब ये रास्ता कहीं ईरान तो कहीं अमेरिका के नियंत्रण में है और हालात ऐसे हैं कि अब ये रास्ता जल्द ही सामान्य होता दिख भी नहीं रहा। देखिए रिपोर्ट। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अब कुछ हद तक तेल और गैस की सप्लाई हो रही है, लेकिन ये रास्ता अभी पूरी तरह से सामान्य होता नहीं दिख रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसने के लिए ईरान ने सी माइंस बिछा दी थी। इस रास्ते पर डेडलॉक खुलने के बाद भी इन माइंस को हटाने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है और इस दौरान तेल सप्लाई और वैश्विक व्यापार प्रभावित रह सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कांग्रेस को जानकारी दी, जिसके मुताबिक हॉर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित बनाने और यहां बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाने में करीब 6 महीने तक लग सकते हैं। यानी अगर अभी शांति समझौता भी हो जाए, तब भी तेल और व्यापार पर असर लंबे समय तक बना रहेगा। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 20 या उससे ज्यादा माइंस बिछाई हैं। इनमें से कुछ माइंस जीपीएस तकनीक से दूर से छोड़ी गई हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वहीं कुछ माइंस छोटी नाव के जरिए समुद्र में रखी गई हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई थी। बताया जा रहा है कि ईरान ने ओमान के कब्जे वाले इलाके में समुद्री माइंस बिछाई थी और यही वजह मानी जा रही है जिसके मुताबिक ईरान की सेना अब टोल देने वाले जहाजों को नए रास्ते यानी केशम द्वीप, लारक और हॉर्मुज द्वीप के बीच से गुजरने दे रही है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ये रास्ता दुनिया भर में तेल और गैस के कारोबार के करीब 20% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे कई एशियाई देश अपने तेल के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। इसके बंद होने का असर अमेरिका में भी दिख रहा है। अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमत $2.98 प्रति गैलन से बढ़कर अब $4.02 प्रति गैलन हो गई है। जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव है, लगातार ईरान बखूबी जानता था कि हॉर्मुज स्ट्रेट इस युद्ध में सबसे अहम कड़ी साबित होगा और यही वजह है कि ईरान ने पहले युद्ध के दौरान ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन आप समझिए किस तरह से हॉर्मुज में सुरक्षित रास्ता भी तैयार किया गया और खतरनाक रास्ता भी। उससे जुड़ी हुई खास बातें आइए आपको बताते हैं। दरअसल जिस तरह से तनाव था, ईरान ने पहले युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसा। आईआरजीसी ने हॉर्मुज में बाकायदा माइंस बिछा दी ताकि कोई भी जहाज बगैर ईरान की मर्जी के वहां से गुजर ना सके। और अब खबर यह है कि ईरान ये प्रस्ताव दे सकता है कि ओमान के हिस्से वाले हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या क्या है, आइए आपको दर्शाते हैं। दरअसल ये है वो मैप
बड़ी समस्या समझिए कि सुरक्षित रास्ता और पुराना रास्ता और खतरनाक रास्ता आखिर क्या है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी का हिस्सा, केशम द्वीप, लारक द्वीप और बंदर अब्बास पोर्ट के पास में। अब ये जो आपको हरी रेखा नजर आती है, दरअसल ये है सुरक्षित रास्ता। यहाँ से ये कहा जाए जो जहाज हैं वो इस सुरक्षित रास्ते से गुजर सकते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा सकरा है। अब ये एक तरह से पुराना रास्ता जो काफी मुफीद माना जाता था, ये जो सफेद रेखा आपको नजर आती है, दरअसल यहाँ पर IRGC ने माइंस बिछा दी। अब माइंस बिछाई तो उससे हुआ ये कि यहाँ से अगर कोई जहाज गुजरेगा ईरान की बगैर परमिशन के बाद में, तो वहां पर टकराहट के साथ में हो सकता है बड़ा धमाका, और वहां पर हालात ऐसे हो सकते हैं कि जो शिप गुजर रही हैं, जो जहाज गुजर रहे हैं, उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और ये जानलेवा होगा। और यही वजह है, इसी का ही फायदा अब कहीं ना कहीं IRGC उठा रहा है, ईरान की सेना उठा रही है। तो ये हरे रंग की रेखा एक तरह से सुरक्षित रास्ता है और अभी इसी ही रास्ते से एक तरह से ईरान परमिशन दे रहा है तमाम जहाजों को गुजरने की, और इसी सेफ पैसेज के लिए ही एक तरह से टोल वसूल रहा है ईरान। ये टीवी स्क्रीन पर आपको जो मैप नजर आ रहा है, इससे स्पष्ट है पुराना रास्ता, दुनिया भर के जहाज जहां से गुजरते थे। ईरान ने इस रास्ते में माइंस बिछाई हैं, इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। लेकिन सबसे खास बात ये, अब चौंकाने वाली बात भी, जिसका जिक्र कुछ समय पहले अमेरिका कर रहा था, कि दरअसल ईरान खुद भी नहीं याद कर पा रहा है कि आखिर उसने माइंस बिछाई कहां पर है। जबकि कई खबरें तो ये भी सामने आती हैं कि कई माइंस समंदर की लहरों के साथ बह चुकी हैं और दूसरी जगह पर चली गई है। लिहाजा ये रास्ता जहाजों के गुजरने के लिए बहुत ज्यादा अनसेफ माना जा रहा है। समंदर में ईरानी सेना ने माइंस बिछाई। अगर कोई जहाज हादसे का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी ईरान की होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि ईरान की सेना जहाजों को अब केशम द्वीप, हॉर्मुज द्वीप और लारक द्वीप के बीच से गुजरने को कह रही है। अब जिस तरह से ये पूरा रास्ता है वो कई देशों के लिए चिंता का सबब भी बन चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूएस के नेवी सचिव के इस्तीफे पर इस समय की बड़ी खबर। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पीट हेग्सेथ और जॉन फेलन के बीच में विवाद होने की खबर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं इस्तीफे की वजह दरअसल तनावपूर्ण रिश्ते हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस रूप में अब इस्तीफा दिया है यूएस के नेवी सचिव ने, वो नेवी सचिव जो अभी तक अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते रखे हैं, लेकिन ये इस्तीफा यूं ही नहीं दिया गया। अब कई अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर ये सामने आई कि पीट हेग्सेथ और जो नेवी सचिव हैं जॉन फेलन, उनके बीच में विवाद देखने को मिला। लगातार इस पूरे युद्ध के दौरान पीट हेग्सेथ से कई लोग नाराज हो गए, कई बड़े अधिकारी नाराज हो गए और कई जबरदस्ती इस्तीफा उनसे ले लिया गया, तो कई अपनी मर्जी से इस्तीफा सौंप के चले गए। और अब उन्हीं में एक नाम शामिल हो चुका है जॉन फेलन का, जो कि यूएस नेवी के सचिव हैं। आप समझिए कि सचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से जिस रूप में पीट हेग्सेथ रक्षा सचिव हैं, उनकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई। इस पूरे युद्ध का एक मुख्य चेहरा, करता धरता एक तरह से पीट हेग्सेथ को ही माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ जॉन फेलन, अब दावा यह किया जा रहा है कि जॉन फेलन से पीट हेग्सेथ नाराज थे। पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि जिस रूप में अभी ये पूरी लड़ाई समंदर की है, तो उसमें अमेरिका की जो नेवी टीम है वो कमाल नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि यही वजह है कि जॉन फेलन और पीट हेग्सेथ के बीच में विवाद हुआ और हालात ऐसे बने कि तनावपूर्ण स्थितियों को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को झटका लग गया पेंटागन के एक और अधिकारी के तौर पर। सवाल यह है कि जंग के बीच में एक और सीनियर ऑफिसर का पद छोड़ना कहीं ट्रंप प्रशासन के लिए मुश्किल समय के संकेत तो नहीं। ईरान के साथ जंग को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप घरेलू फ्रंट पर और विदेशी फ्रंट पर हर ओर से घिरते जा रहे हैं। एक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ हो रहे हैं। जंग के बीच ही अमेरिकी नौसेना को बड़ा झटका लगा। अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन ने इस्तीफा दे दिया। रक्षा सचिव की ओर से
सोशल मीडिया पर लिखा गया। अधिकारियों ने फेलिन की सेवाओं के लिए आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नौसेना विभाग और अमेरिकी नौसेना दोनों में योगदान दिया है। जॉन फेलिन का जाना कई सवाल उठा रहा है, खासकर अमेरिका में एक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे को लेकर सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जॉन फेलिन का नाम एप्स्टीन के साथ जुड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2006 में एप्स्टीन के साथ प्राइवेट जेट में सफर करने वालों में जॉन फेलिन का नाम भी शामिल था। इसके अलावा रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ भी उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेवी सचिव का जाना पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच टकराव के सीधे संकेत हो सकते हैं। खबरों की माने तो नेवी सचिव जॉन फेलिन राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर बड़ा जहाज बनाने का प्लान बना रहे थे, जबकि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ इसके खिलाफ थे। हेग्सेथ का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जंग ने साबित कर दिया कि बहुत बड़े जहाजों के मुकाबले सस्ते और छोटे ड्रोन ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। पेंटागन का मानना है कि समय छोटे और मानव रहित ड्रोन्स का है। खबरों के मुताबिक फेलिन ने ट्रंप से सीधे संपर्क करने का प्रयास भी किया, जिसे हेग्सेथ ने चेन ऑफ कमांड का उल्लंघन माना और इस मुद्दे पर भी दोनों के रिश्तों में तनाव आ गया। ट्रंप केवल अपने अधिकारियों को लेकर ही टेंशन में नहीं है, बल्कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के साथी भी अब उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व रिपब्लिकन सांसद टेलर ग्रीन ने एक बार फिर ट्रंप को लेकर सवाल खड़े किए। उनके अलावा अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप की वजह से ही ईरान युद्ध से होने वाला नुकसान और बढ़ सकता है। साफ है कि ट्रंप की टेंशन कम होती नहीं दिख रही। ईरान के साथ जंग में ट्रंप का सब कुछ दांव पर लग गया है। अब जंग में अमेरिका हारा तो ट्रंप की साख पर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा और इसके पूरे आसार दिख रहे हैं। तो एक एक करके इस पूरे युद्ध में अमेरिका को कई बड़े झटके लगे, जिसमें खासतौर से अगर उसकी बड़ी सैन्य अधिकारियों की बात करें तो फहरिस्त बड़ी लंबी है। यूएस सेना को एक और बड़ा झटका किस रूप में समझिए। दरअसल यूएस सेना के सचिव हैं जॉन सी फेलिन, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर ये सामने आई। जॉन फेलिन दरअसल काफी चर्चित रहे, चर्चा से ज्यादा विवादों में उनका नाम रहा। किस रूप में? दरअसल जॉन फेलिन वो शख्सियत हैं जो अमेरिका के नेवी चीफ तो रहे, लेकिन उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में भी सामने आया था। अब एप्स्टीन के साथ में प्राइवेट प्लेन में सफर करने की भी खबर एक तरह से रखी है, खासतौर से इन्हीं के नाम पे। अब दूसरी तरफ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ में उनके रिश्तों में तनाव था, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और माना जा रहा है कि इस पूरे युद्ध के दौरान पीट हेग्सेथ और रक्षा सचिव और इसके साथ ही नेवी सचिव किसी की भी आपस में बन नहीं रही थी। ईरान के साथ जंग में अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन क्या वो इतना परेशान हो चुका है जो वो ईरान पर परमाणु हमला भी कर सकता है? आखिर ऐसा कहा क्यों जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच जंग बहुत भीषण होती जा रही है। अमेरिका इस जंग में पिछड़ता दिख रहा है। ऐसे में इस जंग में परमाणु युद्ध में बदल जाने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। What is this? Get your hands off me. Sir, you need to come with us now. This is outrageous. I'm not going anywhere. Sir, remain calm. We're securing the area. Give me the briefcase. I am the president. Not this time, President. Fukat, Bochachis. Give me the nuclear codes now. दावा है
कि ईरान जंग के दौरान सिचुएशन रूम की मीटिंग में ट्रंप ने अधिकारियों से न्यूक्लियर कोड की मांग की। ये दावा CIA के एक पूर्व अधिकारी ने किया। हालांकि ट्रंप को न्यूक्लियर कोड के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ईरान से जंग के बीच CIA के पूर्व अफसर लैरी जॉनसन ने बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया कि सिचुएशन रूम की बैठक के दौरान ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद दोनों के बीच सिचुएशन रूम में तनाव बढ़ा और ट्रंप को सिचुएशन रूम से बाहर भेज दिया गया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब अमेरिका के 2 वायुसेना स्टाफ ईरान में फंसे थे। उस वक्त ईरान पर अमेरिका दबाव बनाना चाह रहा था। हो सकता है ट्रंप ने इसलिए भी न्यूक्लियर कोड के बारे में जानकारी ली हो। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप परेशान हो गए थे और बैठक के दौरान वो काफी घबरा गए थे, जिसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया। उन्हें सीमित जानकारी दी गई। हालांकि इस रिपोर्ट में न्यूक्लियर कोड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। 2024 में अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई एक रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा कि सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति के पास परमाणु हमले को लेकर अंतिम फैसला लेने का हक है। 1948 में इसे लेकर कानून तैयार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हथियारों के संचालन का जिम्मा राष्ट्रीय सैन्य कमान केंद्र के पास है। सैन्य कमान केंद्र ही पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन केंद्र को आदेश राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। राष्ट्रपति भी इस पर फाइनल फैसले के लिए टीम से सलाह लेंगे। टीम में उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे वरिष्ठ लोगों का रहना जरूरी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राष्ट्रपति के फैसले को नहीं भी माना जा सकता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 25 का इस्तेमाल करना होगा, जिसके मुताबिक जब राष्ट्रपति काम करने लायक ना हो तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए सेनेट और कांग्रेस के 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है। इसके अलावा कैबिनेट में भी उपराष्ट्रपति को बहुमत साबित करना होता है। जाहिर है अमेरिका इस जंग को खत्म करने के लिए बेताब है और ट्रंप की मानसिक स्थिति प्रभावित होती दिख रही है। हालांकि इस बीच सवाल यही है कि क्या ट्रंप वास्तव में ईरान पर परमाणु अटैक करने के मूड में थे। ईरान लगातार शुरू से कहता रहा है कि जिस रूप में अमेरिका सीज फायर करता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ना ही अमेरिका पर और ना ही इजराइल पर। यही वजह है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर चुके हों, ईरान बार बार कहता रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरप्राइज अटैक जिस रूप में अमेरिका कर सकता है, इसी वजह से ईरान ने अपनी बड़ी तैयारी कर रखी है। तो क्या यूएस ईरान पर सरप्राइज अटैक करेगा, ये आपको बताते हैं। दरअसल ईरान यूएस तनाव के बीच में हलचल और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। उसकी बहुत बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का न्यूक्लियर कोड मांगना। CIA के एक पूर्व ऑफिसर लैरी जॉनसन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है जो बहुत चौंका देता है। लैरी जॉनसन का बड़ा दावा यह है कि सिचुएशन रूम मीटिंग में न्यूक्लियर कोड पहुंचाने की कोशिश की गई। जी हां, न्यूक्लियर कोड। अब डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम से बाहर भेज दिया गया था। उसके बाद में जैसे ही न्यूक्लियर कोड की बात हुई, व्हाइट हाउस ने इस पूरे दावे की पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं की, लेकिन इस पूरी चर्चा का ये जो समय है वो इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। लेकिन समझिए कि अमेरिका में अगर बात की जाए तो आखिर अमेरिका में कौन है वो शख्सियत जिसके पास में परमाणु कंट्रोल है, परमाणु ताकत है, वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल अगर हम बात करें अंतिम फैसला आखिर कौन लेता है, अंतिम फैसला अल्टीमेटली राष्ट्रपति के हाथों में होता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ही हाथ में वो पावर है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ, एक तरह से नेशनल मिलिट्री कमांड सेंटर NMCC ऑपरेशन इसको संभालता है और इस पूरी टीम में उपराष्ट्रपति होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, सेना प्रमुख होते हैं और लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में NSA का रहना होना अनिवार्य है। लेकिन अल्टीमेटली एक तरह से राष्ट्रपति ही अमेरिका में अंतिम फैसला लेगा अगर न्यूक्लियर कोड या न्यूक्लियर बटन अगर दबाना है तो। अब न्यूक्लियर कोड आखिर होता कहाँ है, कहाँ रखा जाता है, क्या रहता है, समझिए। दरअसल न्यूक्लियर कोड दावा किया जाता है कि एक बैग में होता है। आपने कई बार अक्सर फिल्मों में देखा होगा। इसी न्यूक्लियर कोड के पीछे कई जानें ले ली जाती हैं क्योंकि ये है ही इतना घातक। इसे जिस बैग में रखा जाता है उस न्यूक्लियर फुटबॉल के नाम से उसे एक तरह से जाना जाता है। उस बैग को
पेंटागन के अधिकारी हर वक्त इसे एक तरह से अपने साथ में रखते हैं। बिस्किट कार्ड पर बाकायदा सीक्रेट कोड होता है। ब्लू बुक से ऑपरेशन गाइड एक तरह से मिलती है और यही वजह है कि सब डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सनकपन से कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस रूप में अप्रत्याशित अपने डिसीजंस लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस युद्ध में वो तमाम तस्वीरें नजर आई तो क्या परमाणु या हथियारों का इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो सनक है वो सनकपन अपने आप में हमेशा सबके सामने रहते हैं और सनकपन में ट्रंप परमाणु अटैक करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। इसका खुलासा बाकायदा CIA के पूर्व अधिकारी कर चुके हैं। इसको समझिए डोनाल्ड ट्रंप का सनकीपन। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये धमकी देते रहे हैं कि ईरान अगर बात नहीं मानता है तो परमाणु का बटन दबा दिया जाएगा, परमाणु बम का। ईरान में परमाणु हमला करने की बड़ी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की रही और यही वजह है कि कई बार इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई और इन इमरजेंसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल फैसला लिया। ट्रंप ने एटमी कोड्स इस्तेमाल करने की कई बार कोशिश की, ये भी कई जानकारियां पूर्व अधिकारियों की तरफ से सामने आई और यही वजह है कि कई बार जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई उन इमरजेंसी मीटिंग में जनरल डेन केन भी मौजूद रहे। जनरल डेन केन ने डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा कोड्स इस्तेमाल नहीं करने के बारे में बार बार समझाया, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को रोका। अमेरिका की दरअसल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है डेन केन, उन्होंने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि अभी वक्त नहीं है इस न्यूक्लियर बम को इस्तेमाल करने का। पूर्व CIA एक्सपर्ट लैरी जॉनसन ने बाकायदा ये दावा किया है। समझिए, यानी अमेरिका किसी तरह जंग का अंत चाहता है, उधर ईरान भी तैयारी में जुटा हुआ है और खबर यह है कि NPT को लग रहा है कि दुनिया में परमाणु बम का खतरा बढ़ चुका है। तो क्या इस युद्ध के साथ साल 2026 में परमाणु युद्ध होगा? परमाणु युद्ध का खतरा आखिर क्यों बार बार बताया जा रहा है, क्यों जताया जा रहा है? समझिए, उसके क्या अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 20 देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यूरोप शामिल है। पूर्व एशिया के कुछ देश भी एटम बम बना सकते हैं। 20 देशों ने NPT से हटने को लेकर बाकायदा आपस में चर्चा की। NPT एक तरह से इनकी कंट्रोलिंग बॉडी है। परमाणु हथियारों पर राफेल ग्रॉसी ने बाकायदा चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है और हमें इसे सोचना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक हो जाएंगे। अब समझिए आखिर ये NPT क्या होती है। दरअसल 191 देशों के बीच में परमाणु अप्रसार संधि है और NPT के तहत 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत दी गई है। इस संधि के तहत बाकी देश कभी परमाणु हथियार इन देशों की तरह नहीं बना सकते। यानी मिडिल ईस्ट की जंग का विस्तार जैसे हो रहा है और युद्ध जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है, कई देश परमाणु की चाहत भी रखते हैं। ईरान भी जंग को लेकर लगातार बड़ी तैयारियों पे तैयारियां कर रहा है। आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग सीजफायर से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, सीजफायर के बावजूद इजरायली सेना पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है हिजबुल्लाह ने हमला किया और ना सिर्फ हमला किया, बाकायदा उसका वीडियो भी जारी किया है। संघर्ष विराम के दौरान रॉकेट लॉन्च करते हुए कई आतंकी नजर आए हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके नजर आए हैं। उसकी तस्वीर आपके सामने है। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो दरअसल जारी किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से और हिजबुल्लाह की वीडियो में बाकायदा बताया गया कि किस तरह से कुछ लड़ाके ये एक तरह से लेकर जा रहे हैं। बाकायदा मिसाइल लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर को लेकर जाते हुए अचानक से फिर वहां पर रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और बताया जा रहा है कि यह हमला था सीधे सीधे इजराइल की सेना पर। और रॉकेट लॉन्च करते हुए बाकायदा ये वीडियो ये दर्शाता है कि संघर्ष विराम के कोई मायने नहीं है, सीज फायर के कोई मायने नहीं है। अभी भी हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है इजराइल पर। इजराइल की तरफ से भी ऐसे ही तमाम हमलों की बातें जरूर कही जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कि अब फिलहाल बड़ा सवाल इस सीज फायर पर भी खड़ा होने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग हॉर्मुज से जुड़ी हुई। तो बड़ी
खबर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर है। बड़ी खबर ईरानी जहाजों से अब विदेशी मुद्रा में दरअसल फीस वसूली गई है। ये जानकारी सामने आ रही है जो सीधे ईरान के केंद्रीय बैंक में जमा की जा रही है। ईरान ने क्रिप्टो में भी पेमेंट लेने का दावा जो किया जा रहा था उसे खारिज किया है, लेकिन कई देश ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर जो एक तरह से जुर्माना लगाया जा रहा है, जो टोल वसूला जा रहा है, दरअसल बताया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा में वो फीस ली गई, लेकिन ईरान दावा कर रहा है कि ईरानी रियाल में ये टोल वसूला जाएगा जो कि ईरान के केंद्रीय बैंक में जमा किया जाएगा। लेकिन कई देश इससे इतर अलग दावे कर रहे हैं। इस बीच तो क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई थी, जिसको सीधे से सिरे से नकार चुका है ईरान। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं अमेरिका की एक ऐसी फ्लाइंग मशीन की जो उड़ता हुआ दैत्य माना जाता है, जिसकी चाल भले ही दूसरे फाइटर जेट्स के मुकाबले धीमी हो, लेकिन तेज रफ्तार, गोलियों की बरसात दुश्मन को नाको चने चबाने को मजबूर कर सकती है। महज 1 मिनट में 3,300 राउंड फायरिंग करने का दम, 11 मिसाइलें लेकर जंग के मैदान में जाने का मादा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की उड़ती हुई तोप कहे जाने वाले A-10 वार्थॉग की। A-10 वार्थॉग अमेरिका की ऐसी शानदार जंगी मशीन है जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन की मिसाइल का शिकार होने के बावजूद सुरक्षित लैंड कर सकता है। ये उड़ता हुआ दैत्य एक इंजन पूरी तरह तबाह होने के बाद, पूंछ का एक हिस्सा गायब होने और आधा पंख कट जाने के बावजूद अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित लौट सकता है। जबकि ये हालात किसी भी दूसरे विमान के लिए मौत का फरमान साबित हो सकते हैं। A-10 वार्थॉग आसमान में उड़ता हुआ अजेय टैंक है। अमेरिकी वायुसेना का सबसे भरोसेमंद और दुश्मनों के लिए काल माने जाने वाला A-10C थंडरबोल्ट 2 को A-10 वार्थॉग के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की स्पीड बोट से निपटने की इसकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने इसका रिटायरमेंट अब 2030 तक टाल दिया। इससे पहले इसे 2026 तक रिटायर किया जाने की योजना थी। A-10 वार्थॉग उड़ते हुए जमीन पर मौजूद जवानों को क्लोज एयर सपोर्ट देने के साथ ही और दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। बताया जाता है कि इसका कॉकपिट करीब 1.5 इंच मोटे टाइटेनियम कवच से घिरा है, जो इसे दुश्मन की गोलीबारी से बचाता है। A-10 वार्थॉग बेहद कम ऊंचाई पर और कम स्पीड पर उड़ते हुए सटीक निशाना लगाने में माहिर होता है। इसकी 30 किलोमीटर की एवेंजर गैटलिंग गन 1 मिनट में 3,900 राउंड फायर कर सकती है, जबकि इसमें मिसाइलें, बम और रॉकेट फिट करने के लिए 11 पॉइंट्स होते हैं। ईरान से जंग के दौरान A-10 वार्थॉग ने अपनी प्रतियोगिता साबित भी की। मार्च 2026 में हॉर्मुज में ईरानी स्पीड बोट्स को खदेड़ने के लिए इसकी 30 मिलीमीटर तोप का इस्तेमाल किया गया, जबकि पायलट के रेस्क्यू मिशन के दौरान A-10 वार्थॉग की बेहद तेज गोलीबारी ने अमेरिकी सेना को कवर फायर दिया। इसकी फायरिंग में ईरानी सेना ऐसी उलझी कि दूसरे टारगेट्स की ओर कार्रवाई कर ही नहीं सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ इस युद्ध में अमेरिका ने बहुत नुकसान झेला है, जिसमें उसकी बड़ी हथियारों की ताकत है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि उसके बड़े हथियारों का बहुत बड़ा एक हिस्सा इस युद्ध में खप चुका है, आधा हो चुका है। और सिर्फ इस युद्ध में नहीं, पिछले 4 सालों के अंदर जिस रूप में यूक्रेन के साथ में इस युद्ध में अप्रत्याशित तौर पर अमेरिका रहा, ईरान के साथ में पिछले 1 महीने की इस जंग में जिन हथियारों का उसने इस्तेमाल किया, उसके हथियारों के जखीरे में अब बहुत ज्यादा कटौती पाई गई। क्या यही वजह है कि अब A-10 वार्थॉग जो रिटायर होने वाला था, अब उसके रिटायरमेंट प्लान को एक्सटेंड कर दिया गया, 2030 तक आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन आखिर ये A-10 वार्थॉग क्या है, आइए जरा वो आपको बताते हैं। दरअसल बताया जाता है ये A-10 वार्थॉग मुख्य हथियार 30 मिलीमीटर करीब एक तरह से माना जाता है, और जो एवेंजर गेटलिंग गन इसमें एक तरह से शामिल इसकी खासियत है। लेकिन अगर फायरिंग रेट की बात करें तो दावा किया जाता है कि A-10 वार्थॉग प्रति मिनट की बात करें तो 3900 राउंड प्रति मिनट एक तरह से चलाने में, हमला करने में सक्षम है। पेलोड क्षमता लगभग 7260 किलोग्राम की इसकी है। वहीं अगर हथियारों की स्टेशन की बात करें तो ये मिसाइल के साथ साथ बम, रॉकेट के लिए करीब 11 हार्ड पॉइंट्स इसमें तैयार किए गए हैं। अब इसका सुरक्षा कवच भी मान लीजिए। जानकारी यह है कि करीब 1.5 इंच मोटा टाइटेनियम कॉकपिट इसकी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉम्बैट रेंज लगभग 400 से 450 किलोमीटर की मानी जाती है। अधिकतम स्पीड लगभग 706 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी मानी जा रही है। और यही वजह है कि A-10 वार्थॉग जो रिटायर होना था कुछ समय के बाद, लेकिन उसके रिटायरमेंट को और एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन आखिर A-10 वार्थॉग की विदाई टली क्यों, उसकी बड़ी वजह क्या है, वो भी जरा समझ लीजिए। A-10 वार्थॉग की विदाई, दावा किया जा रहा था कि ये जिस जनरेशन के एक तरह से हथियार है, या ये जो हवाई जहाज है, ये इस जनरेशन के हिसाब से एडवांस कई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वो पुराना हो चुका है, उसे हटा देना चाहिए था। लेकिन ईरान के साथ में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध की वजह से अमेरिका ने फिलहाल ये फैसला लिया कि अभी A-10 वार्थॉग की वो इस्तेमाल अभी कंटिन्यू रखेगा। मार्च 2026 में हॉर्मुज में A-10 वार्थॉग का अहम मिशन नजर आया। दूसरी तरफ स्पीड बोट्स को खदेड़ने के लिए 30 मिलीमीटर तोप का इस्तेमाल एक तरह से किया गया। वहीं पायलट के रेस्क्यू मिशन के दौरान भीषण फायरिंग की जो खबर सामने आई थी, वो इसी A-10 वार्थॉग के लिए थी। और फायरिंग की ही वजह से बचकर एक तरह से अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स निकल पाए थे। टैंक के कवच को भी वार्थॉग के गोले भेद सकते हैं। एक इंजन, एक पूंछ और आधे पंख के साथ भी लैंडिंग ये कर सकता है। ये एक तरह से इसकी क्षमता है, और यही वजह है कि ये वार्थॉग अब अपनी सेवाएं कंटिन्यू जारी रखेगा। आपको बताते हैं कि लंबे सीजफायर से ईरान आखिर किस तरह से जूझा है। एक लंबा सीजफायर कैसे उसके लिए मुसीबतों का सबब हो सकता है, किस तरह से उसके हालात हो सकते हैं, आखिर किस तरह से उसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नुकसान अमेरिका का हो या फिर ईरान का, वो साफ तौर से नजर आता है। लंबा सीजफायर ईरान के लिए नुकसानदेह है। यूएस नाकेबंदी और सीजफायर के कारण ईरान को नुकसान लगातार हो रहा है और आगे भी होगा। दावा किया जा रहा है कि रोजाना ईरान को करीब $500 मिलियन का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। और इस जंग के दौरान तेल के कारोबार में करीब $50 अरब की हानि एक तरह से संभव है। ईरान में पुल, सड़क, ऊर्जा केंद्र समेत तमाम बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं। वहीं वैश्विक बाजार तक तेल पहुंच ही नहीं पा रहा है। ईरान सेना को हाई अलर्ट पर रखने के दौरान लगातार अपने रक्षा बजट पर भी भारी बोझ महसूस कर रहा है। पूरी क्षमता से अभी ये कहा जाए जो रिफाइनरीज और पावर प्लांट्स हैं, वो काम ही नहीं कर पा रहे, और अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो ये तो बड़ा घातक हो जाएगा। व्यापार पर पाबंदी से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने का भी खतरा लगातार ईरान में है। यही वजह है कि लगातार चिंता जाहिर की जा रही है। चिंता जाहिर की जा रही है कि पहले से ही ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पहले ही अमेरिका की तरफ से कई सैंक्शंस लगाए गए हैं, कई डबल सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए गए हैं, और अगर इसी तरह से ये युद्ध जारी रहा, नाकेबंदी जारी रही, तो ईरान के लिए मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर अमेरिकी वायुसेना से जुड़ी हुई। वायुसेना मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़
रही है बहुत तेजी से। बड़ी खबर, विमानों ने दरअसल पुर्तगाल से उड़ान भरी है। जानकारी यह है विमानों ने पुर्तगाल से उड़ान भरकर जिब्राल्टर पार कर लिया है। दर्जनों अमेरिकी टैंकर दरअसल पहले से ही इजराइल में तैनात हैं, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ये तैनाती और बढ़ाई जा रही है। तैनाती में एडॉप्ट कॉल साइन का इस्तेमाल हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि जो कॉल साइन है दरअसल ये लंबी दूरी के मिशन से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें एडॉप्ट कॉल साइन कहा जाता है। और अब अमेरिकी मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती लगातार बढ़ाने पर एक तरह से अमेरिका जुटा हुआ है। आखिर क्या उद्देश्य है उसका, आखिर क्या रणनीति है, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है इजराइल और अमेरिका के बीच में, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनिश्चित काल का ये सीज फायर अभी घोषित किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि ये सीज फायर लंबा नहीं चलेगा। अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी, डील जल्दी फाइनल नहीं की, तो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा विध्वंसक हमले होंगे। क्या उसी विध्वंस की एक झलक अमेरिका एक बार फिर से दिखाने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि ईरान पर एक बार फिर से बड़े हमले की तैयारी है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना की बड़ी टुकड़ी मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रही है, निकल चुकी है। विमानों ने पुर्तगाल से उड़ान भरना शुरू कर दी है। ना सिर्फ उड़ान भरी है, बल्कि जिब्राल्टर भी पार कर लिया है। जिब्राल्टर दरअसल समंदर का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है, जो महत्वपूर्ण समंदर रूट्स में उसमें एक जिब्राल्टर भी माना गया है, और जिब्राल्टर भी पार कर चुकी है अब अमेरिकी ये टीम। अब दर्जनों अमेरिकी टैंकर्स दरअसल पहले से ही तैनात हैं, या इजराइल में या मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में, जिनके माध्यम से ईरान की घेराबंदी अमेरिका ने लगातार की। ना सिर्फ घेराबंदी की, बल्कि बड़े हमलों को अंजाम भी दिया। एक बार फिर से उसी तरह की घेराबंदी की तैयारी की जा रही है, बड़ी तैयारी। और यही वजह है ऐसे कोड्स का इस्तेमाल हो रहा है जो लंबे दूरी वाले मिशन के लिए किए जाते हैं, जिन्हें एडॉप्ट कॉल साइन किया जाता है। अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, दरअसल ये इसी पूरी एयर ट्रैफिक को दर्शाती है। अब आप ये जो पूरी ग्रीन ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये मूव होती हुई ये तस्वीरें ये बताती है कि किस तरह से अमेरिकी जहाज का मूवमेंट नजर आ रहा है। और एक साथ जिस तरह से एक डायरेक्शन में उड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये पूरा डायरेक्शन मिडिल ईस्ट की तरफ इशारा करता है। और मिडिल ईस्ट की तरफ अगर अमेरिकी जहाज मूव कर रहे हैं तो उसका संकेत पूरा क्लियर कट है। आपको एक मूवमेंट की तरफ जो यहाँ पर एक ही दिशा की तरफ मूवमेंट नजर आएंगे। आप देखिएगा यहाँ पर ये प्लेन्स की एक लंबी फहरिस्त, लंबी लाइन आपको नजर आएगी ईरान की तरफ आगे बढ़ते हुए। और माना जा रहा है कि जिस रूप में अभी यहाँ से एक तरह से पुर्तगाल से विमानों ने उड़ान भरी है, पुर्तगाल से उड़ान भरना अपने आप में ये स्पष्ट कर देता है कि अमेरिका कुछ बड़ा कर रहा है। जिब्राल्टर पार करके आगे की तरफ बढ़ते हुए एक तरह से टारगेट जो है वो ईरान यहाँ का हिस्सा है। ईरान इधर की तरफ दिखाइएगा, ये ईरान का हिस्सा है। मिडिल ईस्ट को घेरने की बड़ी तैयारी लगातार की जा रही है। और यही वजह है कि चाहे बात यूएई के माध्यम से, ओमान के रास्ते यहाँ की तरफ जाकर अब यूएई ओमान के माध्यम से घेरने की तैयारी एक बार फिर से की जा रही है। ये बड़ी तैयारी, ये एयर ट्रैफिक, ये बहुत कुछ कहता है। आपको ये जो पीले हेलीकॉप्टर्स, ये प्लेन जो आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल ये वही प्लेन्स हैं जो यूएस के बताए जा रहे हैं। और यूएस के ये तमाम जो वायुसेना की दरअसल प्लेन है, और ये कोई साधारण सी घेराबंदी नहीं है। ये क्लियर कट वो एक तरह से जो संकेत डोनाल्ड ट्रंप देते रहे हैं, उनको चरितार्थ करने का क्या वक्त आ चुका है। ये तस्वीर मैं चाहूंगी एक बार फुल फ्रेम में देखिएगा, जिस रूप में लगातार चारों तरफ से यहाँ से मौजूद की मूवमेंट्स नजर आते हैं। एक तरफ पुर्तगाल दरअसल इधर की तरफ है। अगर आप देखेंगे पुर्तगाल से यहाँ पर बड़ी जो संख्या में यहाँ पर विमानों की आवाजाही साफ तौर से नजर आती है। और इस रूप में जब आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि बड़ी रणनीति नजर आ रही है। बात करते ही रूस और यूक्रेन की जंग की, जिसमें यूक्रेन ने भारी बढ़त हासिल कर ली। किस तरह से लगातार यूक्रेन बड़ी तैयारियां करता रहा है और अब रूस को पछाड़ता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन की जमीन पर पिछले 4 साल से ज्यादा समय से रूसी बारूद बरस रहा है। अब तक जंग में यूक्रेन के ज्यादा सैनिक मारे गए।
हालांकि जवानों का नुकसान रूस ने भी उठाया, लेकिन काफी कम। जंग की इस आपदा को यूक्रेन ने अवसर में बदला। रूसी बारूदी वर्षा के बीच देश में ही मशीनों की ऐसी सेना तैयार कर ली गई। जो न केवल दुश्मन के जवानों को मार रहा है, बल्कि उनकी पोस्ट पर कब्जा करने में भी मददगार साबित हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन ने युद्ध में नई तकनीक के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन ने अब तक 1750 किलोमीटर दूर तक मार करने का रिकॉर्ड बनाया। यानी ये ड्रोन इतनी लंबी दूरी तय करके दुश्मन तक पहुंच सकते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना ने पहली बार सिर्फ ड्रोन और ग्राउंड रोबोट की मदद से रूस की एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस ऑपरेशन में यूक्रेन के सैनिक सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। हैरानी की बात यह रही कि रूसी सैनिकों ने बिना आमने सामने की लड़ाई के ही सरेंडर कर दिया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम्स ने महज 3 महीने में ही 22,000 से ज्यादा मिशन पूरे किए, यानी 22,000 से ज्यादा बार इंसानी जानों की हिफाजत की गई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन ने युद्ध में नई तकनीक के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में वर्कशॉप, डिजाइन, लैब टेस्टिंग और प्रोडक्शन में काम करने वाले लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी तकनीक और अनुभव की वजह से दुनिया में एक खास जगह बना चुका है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन ने हवाई हमलों और समुद्र में माइंस के जरिए कई ऑपरेशन किए। उनके मुताबिक ऐसे माहौल में काम करने का यूक्रेन का अनुभव दुनिया में काफी अलग और मजबूत है। उन्होंने इसकी तुलना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे दुनिया के दूसरे संवेदनशील समुद्री रास्तों से की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के नेवल ड्रोन सी बेबी, मागुरा और सरगर अब काफी मशहूर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको सुनाते हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो में आखिर क्या कहा था अपने देश की ड्रोन पावर के लिए। Майбутнє вже на полі бою. І його творить Україна. Це наші наземні роботизовані комплекси. Вперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами НРК та дронами. Окупанти здалися в полон. І цю операцію виконали без участі піхоти і без втрат з нашого боку. Ратель, Терміт, Ардал, Рись, Змій, Протектор, Воля і інші наші НРК. Лише за 3 місяці виконали на фронті вже більше 22 тисяч місій. Іншими словами, більше 22 тисяч разів збережено життя. У найбільш небезпечні зони замість воїна йшов робот. देखिए, यूक्रेन के और रूस के इस जंग में अब रोबोटिक ताकत नजर आ रही है और अपने हथियारों को और भी ज्यादा अत्याधुनिक कर रखी है ज़ेलेंस्की। उसकी एक झलक उन्होंने अपने इस ऑडियो वीडियो मैसेज के माध्यम से भी दी। फिलहाल आक्रमण में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे दी जा रही है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।